नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर रोहिणी रुहिल। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा मेडिकल प्लूरलिज्म या चिकित्सा बहुलवाद। और ये जो हमारी चर्चा है ये हिंदी में रहेगी। तो दोस्तों, जो मेडिकल प्लूरलिज्म है जिसे हिंदी में कहते हैं चिकित्सा बहुलवाद, तो ये क्या है मेडिकल प्लूरलिज्म? ये है कि जो डाइवर्स चिकित्सा परंपराएं हैं, जो अलग अलग तरह की चिकित्सा परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, वो सब सह अस्तित्व के रूप में को एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में। मतलब जो एलोपैथी जो एक मेन स्ट्रीम चिकित्सा प्रणाली है, उसके साथ साथ और भी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं जैसे आयुर्वेदा है, यूनानी है, होम्योपैथी है, तो ये भी बहुत सारी चिकित्सा प्रणाली साथ में को एग्जिस्ट करती है। और भारत में मेडिकल प्लूरलिज्म शुरू से ही हिस्ट्री से ही व्यापक रूप से प्रचलित है। ये जो भारत की एक समृद्ध विरासत है, और भारत की चिकित्सा में कोडिफाइड और नॉन कोडिफाइड दोनों तरह की प्रणालियां एक समृद्ध विरासत है। तो ये कोडिफाइड सिस्टम और नॉन कोडिफाइड सिस्टम जो है चिकित्सा प्रणाली का, वो क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। तो दोस्तों, कोडिफाइड सिस्टम में आता है हमारा आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। कोडिफाइड सिस्टम में क्या होता है कि ज्ञान को, नॉलेज को या तो फार्माकोपियास या प्राचीन ग्रंथों के रूप में कोडिफाइड कर दिया गया है, संहिताबद्ध कर दिया गया है, उनको लिख के उनको रिटर्न फॉर्म में जो है संरक्षित कर दिया गया है। और जो ये कोडिफाइड सिस्टम है, कोडिफाइड सिस्टम के अंदर हमारे नियम रहते हैं, सिद्धांत रहते हैं, एक प्रोटोकॉल रहता है, एक उपचार के नियम सिद्धांत स्थापित किए गए हैं और उनको व्यवस्थित रूप से ग्रंथों में प्रलेखित भी किया गया है। और साथ साथ ये जो कोडिफाइड सिस्टम है, इसको एक फॉर्मल शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में, एक औपचारिक तरह से शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में इन्हें पढ़ाया भी जाता है। तो ये एक प्रॉपर एक व्यवस्था के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। रिटन फॉर्म में इनको फार्मेकोपियाज या प्राचीन ग्रंथों में इन्हें कोडिफाइड किया गया है। फिर दोस्तों, हमारा है नॉन कोडिफाइड ट्रेडिशनल मेडिसिन। जो नॉन कोडिफाइड ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वो उपचार के विविध और स्थानीय रूप को रेफर करता है। ये आमतौर पे फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड नहीं होती है, ये स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होती है। जबकि जो हमारा कोडिफाइड सिस्टम है वो फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड है, स्टैंडर्डाइज्ड है। पर जो ये नॉन कोडिफाइड सिस्टम है, ये ओरली ही, मौखिक रूप से ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट किया जाता है। और हर रीजन में ये प्रथाएं जो है डिफर करती हैं, और किसी स्पेसिफिक रीजन या एथनिक ग्रुप की सांस्कृतिक परंपराओं में आपको देखने को ये मिल जाएंगी, उनके सामुदायिक जीवन में ये देखने को मिल जाएंगी। एक इलाके से दूसरे इलाके में ये डिफरेंट होती हैं, सेम भी हो सकती हैं पर थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। अब नॉन कोडिफाइड में क्या क्या आता है, हमारा जो फोक मेडिसिन प्रैक्टिस की जाती है रूरल एरियाज में, वो आ जाती है। फिर शामानिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज में, वो आ जाती है। जो ट्रेडिशनल मिडवाइफरी, चाइल्ड बर्थ प्रैक्टिसेस हैं, वो आ जाती हैं। तो इनको औपचारिक मान्यता नहीं मिली गई है, विनियमन जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसकी कमी है। लेकिन उसके बावजूद ये जो प्रथाएं हैं, जो ये नॉन कोडिफाइड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, खासकर कि दूर दराज या ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पे कि जो फॉर्मल मेडिकल सिस्टम है उसकी पहुंच लिमिटेड है। तो ये हमारा नॉन कोडिफाइड सिस्टम है। तो दोस्तों, पहला सिस्टम जो इंडिया में वाइडली प्रैक्टिस्ड है वो है एलोपैथी। जो एलोपैथी है वो हमारा एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड है, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड है।
इसमें बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल्स एम्प्लॉय होते हैं। जैसे आप जाते होंगे हॉस्पिटल्स में, आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, बायोप्सीज, ये सब डायग्नोस्टिक टूल्स एलोपैथी में होते हैं। और ट्रीटमेंट में फार्माकोथेरेपी, दवाइयों के जरिए ट्रीटमेंट की जाती है। कई बार सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ जाता है, कभी रेडिएशन थेरेपी का सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह से ये सब मोडालिटीज एलोपैथी में यूज होती हैं। और ये एक हमारा प्रीडोमिनेंट हेल्थ केयर सिस्टम है, खासकर कि अर्बन और डेवलप्ड एरियाज में। और बहुत वाइड स्प्रेड इसका यूज है इंडिया के अंदर। और उसके बावजूद मतलब कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस, एक तो इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स, खासकर फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस की वजह से, और दूसरा जो कॉस्ट है, जो खर्चा आता है ट्रीटमेंट पे, वो बहुत ज्यादा आता है। और बहुत से जो ग्रामीण इलाके हैं या दूर दराज के इलाके हैं, वहां तक इसका जो एक्सेस है वो भी लिमिटेड है। तो काफी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं हमारे ये जो मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर सिस्टम है इसके अंदर। तो अब जो कुछ बाकी जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं मेडिसिन के, उनको जान लेते हैं। तो दोस्तों, पहला जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का सिस्टम वाइडली प्रैक्टिस्ड है इंडिया में, वो है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा पूरी दुनिया के जो सबसे पुराने हीलिंग सिस्टम्स हैं उनमें से एक है, और ये करीब 3000 साल पुराना है। अब जो आयुर्वेदा नाम है ये संस्कृत से लिया गया है। आयुर का मतलब होता है संस्कृत में जीवन, लाइफ, और वेदा का मतलब होता है ज्ञान, साइंस या नॉलेज। और आयुर्वेदा किस पे बेस्ड है कि 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, 5 मूल तत्व होते हैं, पंच महाभूत जिसे कहा जाता है, पंच महाभूतास: अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये जो 5 तत्व हैं, ऐसा कहते हैं कि जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर में मिलके 3 जीवन शक्तियों या ऊर्जाओं का निर्माण करते हैं। और ये जो 3 जीवन शक्तियों का निर्माण करते हैं, ऊर्जाओं का निर्माण करते हैं, उन्हें दोष के रूप में जाना जाता है। और जैसे वात एक दोष हो सकता है, वात वायु और आकाश। अब पित्त, पित्त अग्नि और जल से मिलके बना है। कफ, कफ जो है जल और पृथ्वी से मिलके बना है। और प्रत्येक व्यक्ति में इन दोषों का एक अनूठा संयोजन होता है। और वो जो इन दोषों का जो जैसा अनूठा संयोजन हर व्यक्ति में होगा, उसी से डिटरमाइन होता है कि उसका स्वभाव कैसा है, उसकी खास विशेषताएं कैसी हैं, उसका जो टेम्परामेंट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो भी यही जो डिस्टर्ब दोषास होते हैं, इनका बैलेंस रिस्टोर करने पे फोकस करती है। और एक कस्टमाइज्ड प्लान होता है, ये हर इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक होता है। उसमें डाइट इंक्लूड होती है, हर्बल सप्लीमेंट्स इंक्लूड होते हैं, एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, फिर कुछ डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज भी हैं जैसे पंचकर्मा। अब आयुर्वेदा किस पे बेस्ड है कि जो हेल्थ एंड वेलनेस है किसी भी इंसान के अंदर, जो उसकी हेल्थ और वेलनेस है, वो एक डेलिकेट बैलेंस पे डिपेंड करती है। माइंड, बॉडी और स्पिरिट के बीच में एक डेलिकेट बैलेंस पे डिपेंड करती है। और यह किसी के जीवन में संतुलन, सही सोच, आहार, जीवन शैली और प्राकृतिक जड़ी बूटियों के उपयोग पर इसमें बारीकी से ध्यान दिया जाता है। तो ये आयुर्वेदा के बारे में है, जो एक हमारा 3000 साल पुराना ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है। तो अब दोस्तों योग की बात करते हैं। जो योग है, योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। इसकी उत्पत्ति भी भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। और जो ये योग शब्द है, ये भी संस्कृत से आया है। और इसका मतलब है योग, मतलब कि जुड़ना या एकजुट होना। तो ये क्या दर्शाता है? ये बॉडी और कॉन्शियसनेस, शरीर और चेतना के यूनियन को, मिलन को दर्शाता है, बॉडी और कॉन्शियसनेस को।
और जो योग का इतिहास है ये 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। जो योग का संदर्भ है वो हमें वेदों में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है। इवन हड़प्पा संस्कृति से जो हमें सील मिली है उसमें भी हमें योग का एविडेंस मिलता है। और भगवत गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका एविडेंस पाया गया है। अब जो पतंजलि का अष्टांगिक मार्ग है उसमें अष्टांग योग का जिक्र किया गया है, और वो क्या है कि शरीर, मन और आत्मा के यूनियन को प्राप्त करने की दिशा में ये है। और इसमें एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, सेल्फ डिसिप्लिन है, पोस्चर है, ब्रेथ कंट्रोल, सेंसरी विथड्रॉल, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन एंड यूनिटी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। तो ये सब इसके प्रिंसिपल्स हैं। और दोस्तों काफी रिसर्च से ये पता चला है कि योग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी है, और चिकित्सा के क्षेत्र में इसे तेजी से मान्यता मिल रही है। जो मेन स्ट्रीम भी, इवन एलोपैथी में भी इसको उसके साथ साथ जो मेन लाइन ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ योग भी डॉक्टर्स जो है रिकमेंड करते हैं। तो ये हमारा अगला एक ट्रेडिशनल मेडिसिन का फील्ड है जो योगा है। अब दोस्तों अगला जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो भारत में प्रचलित है वो है यूनानी चिकित्सा। यूनानी चिकित्सा, इसको यूनानी तिब्ब के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, और ये मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के हिस्सों में प्रचलित है। और जो ये यूनानी नाम है ये अरबी में इसका अर्थ है ग्रीक, तो इसका जो ग्रीको अरबी मूल है उसको ये दर्शाता है। और इसे हिप्पोक्रेट्स और गैलन जैसे यूनानी चिकित्सकों ने विकसित किया था, और बाद में जब इस्लामी स्वर्ण युग था, इस्लामिक गोल्डन एज थी, तो उसके दौरान अरब और फारसी विद्वानों द्वारा इसे समृद्ध किया गया। और ये एक हमारा रिच हिस्टोरिकल ट्रेडिशन दिखाता है जिसमें हमारे ग्रीक के एलिमेंट्स हैं, अरब के एलिमेंट्स हैं, साउथ एशियन मेडिकल नॉलेज भी है। और इसे मुगल काल के दौरान भारत में लाया गया था। और यह जो है 4 गुणों के सिद्धांत पर आधारित है: रक्त, कफ, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, पीला पित्त और काला पित्त। और 4 ह्यूमर्स की ये थ्योरी है। और ये जो 4 ह्यूमर्स हैं ये 4 स्वभावों के अनुरूप है, 4 टेम्परामेंट्स के अनुरूप हैं ये: सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, कॉलरिक एंड मेलनकॉलिक। तो यूनानी में हेल्थ को देखा जाता है कि ये जो 4 ह्यूमर्स हैं इनके बीच में बैलेंस से ही हेल्थ बनी रहती है, और इनके बीच में अगर इम्बैलेंस होता है तो इलनेस हो जाती है। और जो डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं यूनानी में उसमें पल्स रीडिंग, यूरिन एनालिसिस पे ज्यादा जोर दिया जाता है। बाकी जो पेशेंट की अपीयरेंस है और उसका जो बिहेवियर है उसका भी इम्पोर्टेंस है। और जो इसका ट्रीटमेंट है, जो निदान है और जो उपचार है, उसमें जो रोगी का स्वभाव है, जो उसका मिजाज है, उसके महत्व पे जोर दिया गया है। और इसके उपचार में भी आहार संबंधी नियम होते हैं, हर्बल दवाएं होती हैं, कपिंग, मसाज, परगेशन जैसी थेरेपी भी इसमें शामिल है। और व्यक्तिगत स्वभाव और बीमारी की प्रकृति के आधार पे ही इसमें उपचार शामिल है। तो ये हमारा यूनानी है। एक और हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन जो इंडिया में प्रैक्टिस होता है। फिर दोस्तों सिद्धा मेडिसिन को देखते हैं। सिद्धा मेडिसिन सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में से एक है जो दक्षिण भारत में तमिल संस्कृति से उत्पन्न हुई है। जो सिद्ध चिकित्सा है इसकी जो जड़ें हैं ये दक्षिण भारत की द्रविड़ संस्कृति में खोजी जा सकती है, और इसकी उत्पत्ति भी कम से कम 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। और सिद्ध शब्द से ये लिया गया है। सिद्ध शब्द का अर्थ है उपलब्धियां,
और यह सिद्धों के नाम से जाने जाने वाले संतों की उपलब्धियों को रेफर करती है। मतलब जो सिद्ध नाम से दक्षिण भारत में संत हुआ करते थे, उनकी उपलब्धियों को ये सिद्धा मेडिसिन रेफर करती है। और ये जो सिद्ध थे ये आध्यात्मिक विशेषज्ञ थे और गहन ज्ञान और क्षमताएं थी इनके पास, ऐसा माना जाता है। और सिद्ध चिकित्सा इस विश्वास पर आधारित है कि मानव शरीर सहित ब्रह्मांड जो है वो 5 मूल तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन तत्वों को मानव शरीर में 3 द्रव्यों द्वारा दर्शाया जाता है: वात यानी वायु, पित्त यानी अग्नि और कफ पृथ्वी और जल। और यह भी जो हमारी प्राचीन प्रणाली है, यह तमिल मान्यताओं और तमिल सिद्धांतों पे ये आधारित है। और ये जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक पहलुओं के बीच में जो रिलेशनशिप है, आध्यात्म और जो फिजिकल एस्पेक्ट है लाइफ की, उनके बीच में जो संबंध है उस पे ये जोर देती है। और इसके अनुसार भी जो स्वास्थ्य है वो शरीर, मन और आत्मा का जो सामंजस्य है उसी की एक आदर्श स्थिति है। और इसमें प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, मेटल्स और सॉल्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं ट्रीटमेंट में। और मतलब इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें एफिकेसी को बढ़ाया जाता है हर्बल मेडिसिन की, और टॉक्सिसिटी को कम किया जाता है। और एक यूनिक एस्पेक्ट है सिद्धा मेडिसिन की, वो है पंचकर्मा, डिटॉक्सिफिकेशन और कुछ रिजुविनेशन थेरेपीज। और इससे जो है बॉडी को क्लिनजिंग होती है बॉडी की, और जो इनेट बैलेंस और वाइटैलिटी है वो रिस्टोर होता है। तो ये एक सिद्धा मेडिसिन है जो हमारे दक्षिण भारत में एक ट्रेडिशनल मेडिसिन काफी प्रचलित है। फिर दोस्तों होम्योपैथी पे आते हैं। होम्योपैथी स्वास्थ्य और उपचार के लिए एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच का प्रतिनिधित्व करती है। और जो ये होम्योपैथी है ये शरीर की खुद को ठीक करने की प्राकृतिक क्षमता पर जोर देती है। होम्योपैथी 1796 में 1796 में सैमुअल हैनमैन द्वारा बनाई गई एक प्रणाली है, और जो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर इस सिद्धांत पे आधारित है। इसका मतलब है लाइक क्योर्स लाइक। तो ये एक दावा है कि जो एक पदार्थ है वो जो कि स्वस्थ लोगों में बीमारी के लक्षण पैदा करता है, वही बीमार लोगों में समान लक्षणों को ठीक कर देगा। तो ये एक जो पारंपरिक हमारी एलोपैथिक चिकित्सा है उसकी तुलना में ये कुछ विभिन्न सिद्धांतों के तहत काम करती है। और जो होम्योपैथिक रेमेडीज हैं उनको एक सीरियल डाइल्यूशन और सक्यूशन के माध्यम से प्रिपेयर किया जाता है। तो चिकित्सकों का ये मानना है कि ये प्रक्रिया पदार्थ के हीलिंग एसेंस जो है पदार्थ का, उसको पानी या अल्कोहल में स्थानांतरित कर देती है। पानी या अल्कोहल में इन पदार्थ को डाइल्यूट किया जाता है तो उसमें हीलिंग एसेंस ट्रांसफर हो जाता है जो एक शक्तिशाली उपचार बन जाता है। और इतना उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है कि मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फाइनल मेडिसिन में रहते हैं। तो ये एक कंटेंशन का पॉइंट है साइंटिफिक कम्युनिटी में। और ये भी एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट पे ही फोकस करती है। जो पेशेंट का जो फिजिकल, इमोशनल और जेनेटिक मेकअप है उसको ये कंसीडर करती है। और कई लोगों के लिए होम्योपैथी जो है वो स्वास्थ्य देखभाल की एक पूरक या वैकल्पिक जो है चिकित्सा प्रणाली है। और विशेष रूप से समग्र और प्राकृतिक उपचार की तलाश जो लोग करते हैं उनके लिए ये एक जो है पूरक चिकित्सा प्रणाली के रूप में उपलब्ध है। तो ये होम्योपैथी है, ये भी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो भारत में वाइडली प्रैक्टिस्ड है। फिर दोस्तों सोवा रिगपा जिसे अक्सर उपचार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है, ये एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है जो तिब्बत में उत्पन्न हुई थी और सदियों से हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है।
अब ये कहाँ कहाँ पे प्रचलित है सोवा रिगपा? तिब्बत में, नेपाल में, भूटान में, भारत के अंदर ये लद्दाख में प्रचलित है, चीन के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। तो इस प्रणाली को पारंपरिक एशियाई चिकित्सा के सबसे पुराने रूपों में से एक ये माना जाता है, और जो इसकी जो निकटता है ये बौद्ध दर्शन से, बुद्धिज्म से इसकी जो है निकटता है, और ये भारत और चीन दोनों की पारंपरिक चिकित्साओं के इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। और सोवा रिगपा अपने उपचार में विभिन्न प्रकार के औषधीय पदार्थों, जड़ी बूटियों का उपयोग करती है। ये अपने हेल्थ केयर अप्रोच में मेडिटेशन और आध्यात्मिक प्रथाओं को भी शामिल करती है। तो ये माइंड और बॉडी के इंटरकनेक्शन में इसका जोर है कि माइंड एंड बॉडी के इंटरकनेक्शन को ये प्रणाली दर्शाती है। तो ये सोवा रिगपा है जो भारत के जो खासकर जो तिब्बत का रीजन है वहां पर ये प्रचलित है। तो दोस्तों अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो ये मेडिकल प्लूरलिज्म है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसका जो इंटीग्रेशन हुआ स्टेट हेल्थ सर्विसेज सिस्टम के साथ। तो इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश पीरियड से लेके और अब तक किस तरह से इस सिस्टम की जो है मेडिकल प्लूरलिज्म की स्थिति रही स्टेट हेल्थ सर्विसेज सिस्टम के रिस्पेक्ट में, और किस तरह से ओवर द टाइम इसको इंटीग्रेट किया गया हमारे स्टेट हेल्थ सर्विसेज सिस्टम में। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों ब्रिटिश रूल से हम शुरू करते हैं मिड 19th सेंचुरी में। तो 19th सेंचुरी में क्या था, बायोमेडिसिन वेल एक्सेप्टेड थी यूरोप में, अमेरिका में, सारी वेस्टर्न कंट्रीज में, और जो बाकी के सिस्टम्स थे वो बैन थे। पर इंडिया में क्या है, जो इंडिजिनस सिस्टम है उसको बैन करना आसान नहीं था, इवन उसको रेगुलेट करना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ट्रेडिशनली ये काफी एक्सेप्टेड थी, कुछ कल्चरल आइडियोलॉजीज थी जिसके कारण ये जो हमारा इंडिजिनस सिस्टम है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ये वाइडली प्रेवलेंट था। तो ब्रिटिश पीरियड में दोस्तों क्या हुआ कि वैद्य और हकीम्स को ट्रेनिंग दी गई, और जो इतना वाइड और डीप रूटेड नेटवर्क था इंडियन पॉपुलेशन में वैद्य और हकीम्स का, उसको यूज किया गया एलोपैथिक सिस्टम को स्प्रेड करने के लिए। और जो ये हमारे इंडिजिनस प्रैक्टिशनर्स थे, इन्होंने 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल के दौरान हेल्प किया कि वो वेस्टर्न मेडिसिन को एस्टैब्लिश करें इंडिया में। वैद्य और हकीम्स को ट्रेनिंग दी गई, जो ट्रेडिशनल मिडवाइफ्स थी, हमारी दाइस थी, उनको ट्रेनिंग दी गई, और ये ट्रेनिंग उन्हें उनकी अपनी जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज थी, जो लोकल रीजनल लैंग्वेज थी, उसी में दी गई। और इस ट्रेनिंग का जो मकसद रहा था उस दौर में, वो यही था कि जो बायोमेडिकल मेजर्स हैं उसको रूरल एरियाज में लाया जाए और बायोमेडिसिन को रूरल एरियाज में एक्सेप्टेबल बनाया जाए। और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी इस दौरान रहे थे, जैसे कि दाइस को कॉलोनियल सिस्टम में अनहाइजीनिक और जो है ये माना गया कि जो मैटरनल डेथ्स और इन्फेंट डेथ्स इतनी ज्यादा होती थी इंडिया में, तो ट्रेडिशनल दाइस की अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस उसका कारण थी, ऐसा माना गया था। तो फिर क्या हुआ कि दाइस ने ब्रिटिश सिस्टम में ट्रेनिंग के लिए रिफ्यूज कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो क्रिश्चियन वुमेन थी उनको ज्यादा ट्रेनिंग दी जाने लगी। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट इसमें था, जो क्लीनिंग वर्क था, पोस्टमार्टम केयर थी, वो लोकल दाइस के पास आ गई। पर बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी दाइस को भी प्रॉपर रिकॉग्निशन दी जाने लगी, उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाने लगी। और बीच में क्या था कि जो आईएसएम था उसको एक इनफॉर्मली एक इंटेग्रल पार्ट माने जाने लगा मेडिकल सर्विसेज का। जो कई बार जो एलोपैथिक डिस्पेंसरीज होती थी वहां दवाइयां खत्म हो जाती थी, तो जो इंडियन मेडिसिन है उसको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते थे। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे एलोपैथी में यूज करने वाले और जो सुश्रुता में मेंशन्ड है,
तो वो लगभग सेम थे। क्लोरोफॉर्म और मॉर्फिन का जो यूज है वो दोनों ही जगह डॉक्यूमेंटेड आपको मिल जाता है। और जो हॉस्पिटल स्टाफ को असिस्ट करना था सर्जरीज में और जो रूटीन वर्क में जो असिस्टेंस प्रोवाइड करनी थी, तो वो इंडिजिनस प्रैक्टिशनर्स उन्हें असिस्ट करते थे, दाइज असिस्ट करती थी। और लेकिन थोड़ा सा कंफ्लिक्ट ये भी रहा था बीच में कि जो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स थे उनको मना किया गया कि आप जो आईएसएम है उसको इतना प्रमोट ना करें। उनके बीच में उन्हें रजिस्ट्रेशन डिनाई किया गया अगर एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स इंडिजिनस मेडिसिन को प्रमोट करते हैं या आईएसएम इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएट करते हैं। लेकिन इसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट होने लगा। जो वेल्दी लोग थे, वेल्दी पैट्रन्स, जो जाने मानी हस्तियां थी भारत में उस वक्त, उन्होंने ट्रेडिशनल मेडिसिन को सपोर्ट किया, इंडिजिनस सिस्टम को सपोर्ट किया। तो उससे क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के एंड तक आईएसएम इनफॉर्मली एक जो है पार्ट बन गया था मेन स्ट्रीम का, और आईएसएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स काफी एस्टेब्लिश हुए अक्रॉस द कंट्री बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। फिर दोस्तों इंडिपेंडेंस के दौरान ये अब ये बहस होने लगी कि इंडिजिनस सिस्टम का क्या करें, उसको स्टेट हेल्थ सर्विसेज सिस्टम का पार्ट बनाएं, मेन स्ट्रीम करें, या फिर क्या करें। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स थे, डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, नेहरू गांधी डिबेट भी थी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक पॉजिटिव परसेप्शन ही थी इंडियन सिस्टम को लेके, एक पॉजिटिव परसेप्शन ही थी। और ये पॉजिटिव परसेप्शन क्यों थी? क्योंकि जो लोगों का विश्वास था ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, और फिर इंडिया में बायोडाइवर्सिटी भी काफी रिच है और उस वक्त थी, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए बहुत अनुकूल वातावरण था उस टाइम पे। और फिर हेल्दी लाइफस्टाइल ट्रेडिशनल मेडिसिन में प्रमोट किया जाता है। तो इन सब कारणों से ओवरऑल एक सपोर्ट था इंडिजिनस सिस्टम को लेके कि उसको जो स्टेट हेल्थ सर्विसेज सिस्टम है उसका एक हिस्सा बनाया जाए, इसको मेन स्ट्रीम किया जाए। अब दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत सी कमिटीज बनी थी जिन्होंने नेशनल हेल्थ सर्विसेज सिस्टम को लेके रिकमेंडेशंस दी थी, और इन कमिटीज ने इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लेके भी रिकमेंडेशंस दी। तो भोरे कमेटी आपने पढ़ा होगा। तो भोरे कमेटी का क्या था कि थोड़ा सा अच्छा एटीट्यूड नहीं था इंडिजिनस सिस्टम को लेके, वो थोड़ा सा इसे अनसाइंटिफिक मानते थे। और जो पैनल बना था, जो कमिटी बनी थी, उसमें रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था कोई इंडिजिनस सिस्टम का। जो बोर्ड था, बोर्ड में कोई इंडिजिनस सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। पर अभी लेकिन जो सोखे कमेटी बनी थी उस टाइम पे, जिसे नेशनल प्लानिंग कमेटी भी कहा जाता है, उस कमेटी ने वैद्स और हकीम्स को प्रॉपर रिकॉग्निशन दी और प्रपोज किया कि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए। जो फिजिशियन सर्जन्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं, उन्हीं के साथ उनको जो है मेन स्ट्रीम किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए उनको। लेकिन जो टाइप ऑफ ट्रेनिंग बात की थी, तो साइंटिफिक ट्रेनिंग की यहाँ पे बात की थी कि जो मेडिसिन के स्कूल्स हैं उसमें उन्हें साइंटिफिक ट्रेनिंग दी जाए, यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग दी जाए। ये सोके कमेटी में रिकमेंडेशन थी। फिर चोपड़ा कमेटी आप सब जानते हैं 1946 में बनी थी। तो इसका जो आईएसएम पे रवैया था, चोपड़ा कमेटी ने एक रिकमेंडेशन बहुत अच्छी दी थी कि एक म्यूचुअल लर्निंग होनी चाहिए एलोपैथी और इंडिजिनस सिस्टम के बीच में, कि जो एलोपैथिक जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स हैं उनको तो ट्रेनिंग दी ही जाती है जिसमें उन्हें काफी बायोमेडिसिन के प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं, तो साथ साथ जो एलोपैथी के प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रिंसिपल्स
सिखाए जाएं और एक म्यूचुअल लर्निंग हो, ये हमारी चोपड़ा कमेटी की रिकमेंडेशन थी। फिर जो मुदलियर कमेटी है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है, जो कि 1959 में सेटअप हुई थी। तो इसमें इन्होंने क्या एम्फेसाइज किया था कि एक डिग्री क्वालिफिकेशन दे दी जाए मॉडर्न मेडिसिन में, जो आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स हैं और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स हैं उनको। तो इन्होंने भी मॉडर्न मेडिसिन को ही प्रायोरिटाइज किया और यही प्रायोरिटाइज किया कि जो इंडिजिनस प्रैक्टिशनर्स हैं वो एडिक्वेटली ट्रेंड होने चाहिए। तो ओवरऑल जो सारी कमिटीज थी उन्होंने जो है मेन स्ट्रीम में शामिल करने का ही रिकमेंडेशन दिया और उनको ट्रेनिंग पे जोर दिया गया कि, और चोपड़ा कमेटी ने तो कहा कि म्यूचुअल ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो एलोपैथी प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिखाने चाहिए। तो ये कमिटीज को लेके था। अब दोस्तों ये जो कमिटीज थी इनकी रिकमेंडेशन और जो ओवरऑल माहौल था आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में, तो इन सब से क्या हुआ कि एक एलोपैथी और इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बीच में एक तरह का कॉम्प्रोमाइज हो गया। और इसमें मतलब प्राइम फोकस तो फिर भी मॉडर्न मेडिसिन पे ही था, एक हिरार्किकल ऑर्डर था जिसमें एलोपैथी जो मॉडर्न मेडिसिन है उस पे प्राइम फोकस था। लेकिन जो प्लूरलिज्म है, जो मेडिकल प्लूरलिज्म है, उसको ऑफिशियली जो है एक रिकॉग्निशन दी गई, उसे एक ऑफिशियल माना गया। और उसी टाइम पे 1978 में आल्मा आटा डिक्लेरेशन भी हुई थी जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच के प्रिंसिपल्स पे फोकस किया गया था। क्या क्या प्रिंसिपल्स थे? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी, ये सब आल्मा आटा के प्रिंसिपल्स थे। तो आल्मा आटा ने भी रिकॉग्नाइज किया कि जो ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में। तो इंटरनेशनली भी नेशनली भी एक माहौल बना इस तरह का। और फिर 1983 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई 1983 की, उससे एक पैराडाइम शिफ्ट आया। नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने भी जो इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आईएसएम है, उसको एक रिच सेंचुरीज ओल्ड हेरिटेज माना। और उस पॉलिसी की भी रिकमेंडेशंस थी कि इंडिजिनस सिस्टम को ओवरऑल जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट कर दिया जाए। और फिर 1995 में हमारा एक डिपार्टमेंट बन गया ISM&H करके, इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी करके, एक मार्च 1995 में एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया। फिर एक हमारी सेंट्रल काउंसिल बनी इंडियन मेडिसिन की, जो इसकी रेगुलेशंस को फ्रेम करे, कि इम्प्लीमेंटेशन को, रेगुलेशंस को, जो इंस्टीट्यूट्स हैं ISM के उसके लिए करिकुला को डिजाइन करे, सिलेबाई को डिजाइन करे। और फिर 1999 में यही जो हमारी सेंट्रल काउंसिल थी फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसने रिकमेंड किया कि ISM&H फिजिशियन होना चाहिए, मतलब एक ISM&H फिजिशियन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जरूर होना चाहिए। और जो वैकेंट पोजीशंस हैं, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स की वैकेंट पोजीशंस पड़ी हुई हैं, उनको भी ISM&H फिजिशियंस के द्वारा फिल करना चाहिए। और काउंसिल ने ये भी रिकमेंड किया कि एक स्पेशलाइज्ड ISM&H ट्रीटमेंट सेंटर्स होने चाहिए रूरल एरियाज में, एक सेपरेट विंग होना चाहिए ISM&H का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक सेपरेट विंग होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों एक 2002 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक डॉक्यूमेंट निकाला, एक स्ट्रेटजी बनाई ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर। और उसी दौरान फिर इंडिया में भी एक नेशनल पॉलिसी बनी ISM&H के ऊपर। तो फिर उसके बाद ISM&H की इंस्टीट्यूशंस में काफी ग्रोथ होने लगी और जो उसके रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं उसमें भी काफी ग्रोथ होने लगी। तो दोस्तों फिर नवंबर 2003 में
जो डिपार्टमेंट था ISMNH का, उसको रीनेम किया गया आयुष, आयुष करके रीनेम किया गया, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और 2005 में जब NRHM लॉन्च हुआ तो उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया आयुष के साथ। और NRHM के अंडर एक आयुष डॉक्टर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे पोस्ट होना था और 2 आयुष डॉक्टर्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे पोस्ट होने थे। और एक मिनिस्ट्री के अंदर भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट उस वक्त क्रिएट किया गया आयुष का, उस टाइम पे। अभी तो मिनिस्ट्री ही है पूरी सेपरेट। और उस टाइम पे जब NRHM लॉन्च हुआ था तो तब CHC के लेवल पे एक सेपरेट रूम एलोकेट किया गया आयुष डॉक्टर्स को, सेपरेट पैरामेडिकल पर्सनल और प्रॉपर आयुष मेडिसिन के साथ। लेकिन उस टाइम पे जो मेन पर्पस था ये मेन स्ट्रीमिंग का, ये यही था कि जो एक तो पेशेंट्स को चॉइस देना, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट देना। दूसरा, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स की काफी कमी थी, रूरल एरियाज में ह्यूमन रिसोर्स की काफी कमी थी। तो जो आयुष डॉक्टर्स हैं वो एक कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स बन सकते थे पब्लिक हेल्थ सर्विस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे थे, RCH है, ट्यूबरक्यूलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, मलेरिया इरेडिकेशन और ये सब, तो जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे थे उनको इम्प्लीमेंट करने का जो वर्क है वो भी आयुष डॉक्टर्स को दिया गया। और उधर से जो NRHM था, NRHM में जो आशा थी, आशा के पास ड्रग किट होती है, तो आशा ड्रग किट में आयुष मेडिसिन को डाला गया। ठीक है। और RCH प्रोग्राम्स हैं, जो RCH प्रोग्राम था हमारा, उसमें भी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी थी, यूनानी मेडिसिन भी थी, जो RCH प्रोग्राम के अंडर। पर काफी इश्यूज थे आयुष डिपार्टमेंट को लेके NRHM के टाइम पे। एक तो इशू ये था कि जो सैलरी स्ट्रक्चर था उसमें काफी इनइक्वालिटी थी। जो आयुष डॉक्टर्स की सैलरी थी एज कंपेयर टू एलोपैथिक डॉक्टर्स, तो वो काफी कम थी, तो वो सैलरी को लेके इश्यू था। फिर क्या था कि आयुष डॉक्टर्स को जो है एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए एक सब्स्टिट्यूट की तरह समझा जाता था, तो वो भी एक कन्फ्लिक्ट का इशू था। और फिर कोई इंटरलिंकेजेस नहीं थे आयुष डिपार्टमेंट और एलोपैथी के बीच में, कोई इंटरफेस नहीं था। तो मतलब बायोमेडिकल नॉलेज तो दी जाती थी आयुष ट्रेनिंग में आयुष डॉक्टर्स को, लेकिन चोपड़ा कमेटी की रिकमेंडेशंस के अनुसार एलोपैथी डॉक्टर्स को सेंसिटाइज नहीं किया जाता था आयुष सिस्टम्स के बारे में। तो फिर हमारे इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स बनाए गए, IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स बनाए गए। तो उसमें एक हर्बल गार्डन की बात की गई कि PHC में हर्बल गार्डन होना चाहिए, पर जब प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो अभी तक भी कहीं, मतलब उस वक्त तो था ही नहीं, और अभी भी बहुत ही रेयर है कि हर्बल मेडिसिन गार्डन्स हो PHC पे, सब सेंटर्स पे। तो दोस्तों फिर 2014 के अंदर जो पहले जो NRHM के दौरान जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष बना था, तो अब वो 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बन गया सेपरेट, मतलब एक प्रॉपर मिनिस्ट्री बनाई गई आयुष की। तो जो विजन थी इस मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, वो वही था कि एक आयुष सिस्टम को स्टैंडर्डाइज किया जाए, एक आयुष सिस्टम को एक वे ऑफ लिविंग, एक सिस्टम ऑफ लिविंग बनाया जाए, एक जो हेल्दी इंडिया बनाने के लिए जो आयुष सिस्टम का योगदान हो। और उसके बाद फिर 29 सितंबर 2014 में एक नेशनल आयुष मिशन लॉन्च किया गया। नेशनल आयुष मिशन के अंडर आयुष सर्विसेज को बढ़ाया गया, आयुष एजुकेशन को बढ़ाया गया, रिमोट और फार फ्लंग एरियाज में आयुष सर्विसेज को काफी बढ़ावा दिया गया।
और फिर दोस्तों एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था 21 जून 2015 को, जब यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था कि 21 जून को हर साल एक इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में मनाया जाएगा। तो 2015 में पहली बार जब ये इवेंट हुआ था राजपथ पे, तो इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे लार्जेस्ट योगा क्लास का और मैक्सिमम पार्टिसिपेटिंग नेशनैलिटीज का। तो उस टाइम पे 84 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अभी भी आप देखते हैं कि जो 21 जून है, तो पूरा वर्ल्ड ही उसे एक इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में मनाया जाता है। तो इतना अभी हमारे पास जो आयुष सिस्टम है वो इतना स्ट्रेंथन अभी हो चुका है। फिर दोस्तों 2017 में हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी। उसने भी रिकॉग्नाइज किया ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन की इम्पोर्टेंस को। पॉलिसी ने एम्फेसाइज किया कि मतलब इंटीग्रेशन होना चाहिए आयुष प्रैक्टिशनर्स का, जो हमारी गवर्नमेंटल जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसके साथ। तो पर पॉलिसी ने ये एम्फेसाइज किया कि प्राइवेट प्रोवाइडर्स और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस सब में जो आयुष है, आयुष की जो है इंटीग्रेशन होनी चाहिए। और पॉलिसी ने ये भी एम्फेसाइज किया, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी 2017 की, कि इन्वेस्टमेंट की जाए आयुष को बढ़ावा देने में, आयुष ड्रग्स में एक रेगुलेटरी सिस्टम हो, जो आयुष ड्रग्स हैं उनकी क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी उसको वैलिडेट करने के लिए एक रेगुलेटरी सिस्टम हो। तो ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने एडवोकेट किया। और फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने ट्रेनिंग प्रपोज करी एलोपैथिक डॉक्टर्स की भी, आयुष प्रैक्टिशनर्स की भी, कि दोनों को एक दूसरे के सिस्टम में जो स्ट्रेंथ्स हैं उसके बारे में पता चले, दोनों के बीच में क्रॉस रेफरल्स हो, तो ताकि मतलब जो पेशेंट है उसको इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने रिकमेंड किया कि जो फार्मिंग है हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स की वो स्ट्रेंथन हो, हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स की फार्मिंग स्ट्रेंथन हो। और जो स्कूल्स हैं, वर्क प्लेसेस हैं, वहाँ पे योगा को इंट्रोड्यूस किया जाए। और अभी तो मतलब योगा को अभी इंटीग्रेट किया भी गया है स्कूल्स के अंदर, वर्क प्लेसेस के अंदर अभी तो योगा होता भी है। सो ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 2017 ने, इसने आयुष को, योगा को प्रमोट करने के लिए काफी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। दोस्तों फिर अभी आयुष्मान भारत मिशन है जो हमारा, उसके अंडर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, उसमें भी आयुष सर्विसेज को इंटीग्रेट किया गया है और बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया गया है, ताकि एक तो असेसिबल हो हेल्थ केयर सर्विसेज और फिर एक डाइवर्सिटी हो हेल्थ केयर सर्विसेज में। और जो विजन है इसका, ये एक होलिस्टिक वेलनेस मॉडल का एक विजन है कि कंट्री में डिजीज बर्डन को कम किया जा सके, एक होलिस्टिक वेलनेस को अचीव अचीव किया जा सके। तो अभी क्या क्या इसमें कदम उठाए गए हैं आयुष्मान भारत के अंडर। एक तो डेडिकेटेड आयुष यूनिट्स हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें इंक्लूड किया गया है, थेरेपी रूम्स हैं, सेपरेट फार्मेसीज हैं आयुष मेडिसिन के लिए। और फिर आयुष सर्विसेज में भी रेंज ऑफ सर्विसेज अभी इंक्लूड किया गया है, जिसमें आउट पेशेंट कंसल्टेशंस भी हैं, ट्रेडिशनल थेरेपीज भी हैं, वेलनेस प्रोग्राम्स भी हैं, योगा को इनकॉर्पोरेट किया गया है, नेचुरोपैथी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो इसमें एक होलिस्टिक केयर के रूप में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में एक स्थान दिया गया है आयुष को। और एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स डेवलप किए गए हैं आयुष प्रैक्टिसेस के लिए, ताकि आयुष प्रैक्टिसेस में एक यूनिफॉर्मिटी हो, एक क्वालिटी हो सर्विस डिलीवरी में। गाइडलाइंस तैयार की गई हैं उसके डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, फॉलो अप के लिए। फिर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में यूटिलाइज किया जा रहा है आयुष सिस्टम को। प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयुष। फिर कम्युनिटी बेस्ड योगा सेशंस कराए जाते हैं, लाइफस्टाइल एजुकेशन दी जाती है, ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज भी प्रमोट किया जाता है।
फिर जो है रिसर्च को काफी एनकरेज किया जा रहा है आयुष सिस्टम के ऊपर, और ताकि उनकी जो एफिकेसी है और जो सेफ्टी है आयुष मेडिसिन की, आयुष सिस्टम्स की, उस पे हम एविडेंस जनरेट कर सकें और जो है डॉक्यूमेंट कर सकें हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को, मेडिसिन को। तो ये सब आयुष सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, मतलब आयुष्मान भारत में इसको प्रॉपरली इसको इंटीग्रेट किया गया है हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में। तो दोस्तों फाइनली वे फॉरवर्ड यही है कि हमें अपना जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। और जो आयुष सिस्टम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में, खासकर जो रिमोट एरियाज हैं, फार फ्लंग एरियाज हैं, वहाँ पे जो असेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन की, एक पेशेंट्स को एक चॉइस देने के लिए, जो है होलिस्टिक हेल्थ में और पूरे उनके वेलनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन हो और जो क्वालिटी कंट्रोल हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कि मतलब एक कैपेसिटी बिल्डिंग हो आयुष वर्क फोर्स की, और एक पब्लिक अवेयरनेस जनरेट की जा सके, जो आयुष प्रैक्टिसेस हैं उनका एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके, उनका जो स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल करके उसको एक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड थेरेपी के रूप में उसे और विकसित किया जा सके आगे। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी ये जो मेडिकल प्लूरलिज्म के ऊपर वीडियो है इसको समाप्त करती हूँ। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।